दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को गुरु पूर्णिमा के हार्दिक बधाई और ढेर सारा प्यार, अभिनंदन। ठीक है, आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं और श्री गणेश करते हैं हम अपनी इस क्लास का। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्लास 1, यानी जी हाँ दोस्तों, यानी और ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एनएचबी के अगर प्रीवियस पैटर्न की बात करें तो वैसे आपको देखने को मिले होंगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन। ये आप अगर आप आईबीपीएस पीओ मेंस का भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी सबसे सुटेबल है। ठीक है, और अगर आप नॉर्मली कोई सा भी एग्जाम किसी भी सीबीओ के लिए जा रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो उसके लिए भी ये सबसे सूटेबल होगा दोस्तों आप सभी के लिए। तो आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और जैसा कि हम लोग डेली ये बात करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे यार। ठीक है, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना आप सभी लोग ताकि लोग जुड़ सके। और दोस्तों आपने अगर एनएचपी का फॉर्म नहीं भरा हो तो फटाफट फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम पोस्ट है। इस बार आपको बता दें पिछले साल से ज्यादा पोस्ट आई है। तो प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग को लगता है कि कम है, बट एक्चुअल उनका ये ऐसा सिस्टम ही चलता है कि 15, 20, 25, 50 ऐसे पोस्ट आए हैं, ये ज्यादा ही है। एनएचपी है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो आपने आरबीआई आपने देखा होगा आरबीआई ग्रेड बी या फिर आरबीआई असिस्टेंट, इन सब भी एग्जाम में बहुत नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे ही होते हैं, 7, 8, 10, 12, 15, कुछ ऐसे ही। तो आपको ये चीज ये नहीं सोचना कि कम है। इनफैक्ट आपको ये ध्यान रखना इसका जो पेपर पैटर्न है बहुत इजी है, पेपर बहुत अच्छा आता है। आप आसानी से इसमें क्रैक कर सकते हो इस एग्जाम को अगर आपने तबीयत से अच्छे से मेहनत की है तो। ठीक है, आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के जनरल अवेयरनेस के करंट बैंकिंग न्यूज या फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन को कवर अप करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें, एनएचपी का जो बैच है वो आप इनरोल करा सकते हो इस कोड के साथ, जहां पर आपको करंट अफेयर, करंट बैंकिंग यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, करंट बैंकिंग न्यूज जिसको हम लोग कहते हैं, करंट बैंकिंग, या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, और तो और दोस्तों आपका यहाँ पर स्टैटिक जीके, ये तीनों चीज आपको कवर कराने वाले हैं यहाँ पर हम। आप इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप इंडिविजुअल करंट अफेयर के लिए बैच चाहते हो तो परचम 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो आप इस कोड के साथ। ठीक है, अभी आपकी क्लासेस चल भी रही हैं। इनफैक्ट आपके आर्टिकल प्लस एमसीक्यूज भी होंगे इसमें। आपके एमसीक्यूज हम वीकेंड में कराते हैं और आर्टिकल पहले 4 दिन में करा देते हैं, कंप्लीट करा देते हैं, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ओके, आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका है दोस्तों, यूएस सरपास्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 21-22। दोस्तों यूएस सरपास यानी अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को पीछे छोड़ दिया और 21-22 में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। एंड टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आपका है चाइना, यूएई, सऊदी अरबिया, इराक और सिंगापुर। तो फटाफट जवाब दीजिएगा। यूएस सरपास्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड बिकेम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 21-22। कौन सा कंट्री यानी कि किस कंट्री को पीछे करके। गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा इसका सोच के आंसर। और आपको बता दें, ठीक है, चाइना अगर हम इसकी बात करें 21-22 में, तो यूएस के क्या रहा था, यूएस इंडिया का जो डील रहा था 119.42 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार हुआ था, कुछ ऐसा। ठीक है, और अगर हम बात करें पिछले साल यानी कि 20-21 की बात करते हैं, तो 20-21 में इंडिया और यूएस ने डील किया था 80.51 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, यानी कि ये आपका 21-22 का है एक्चुअली। ठीक है, तो ये वाला चीज तो आपको 20-21 में इतना था और 21-22 में इतना दिख रहा है, यानी कि पिछले साल से ज्यादा रहा था। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने सक्सीड किया है किसे, तो चाइना को पीछे करके, चाइना को सरपास करके यूएस टॉप पर आया है। ठीक है, चाइना को सरपास करके कौन टॉप पर आया है, यूएस। ये याद रखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो आंसर भी लिखा होगा, वैसे हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे, आप पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन।
Who among the following has been appointed as part-time member of Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA? दोस्तों PFRDA के पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर इनमें से किसे अपॉइंट किया गया? एंड टाइम स्टार्ट नाउ, समय शुरू हो गया, फटाफट जवाब दीजिएगा। दोस्तों PFRDA ऐसे आटना, इसका पूरा नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। पीएफआरडीए का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और दोस्तों यहां पर क्वेश्चन ये है कि पीएफआरडीए का पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया? पंकज शर्मा को। किसे अपॉइंट किया गया है? पंकज शर्मा साहब को अपॉइंट किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों पंकज शर्मा, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या थे? ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, पंकज शर्मा साहब। और इनके एडिशनल इसी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन हुआ करती थी? वंदिता कौल। तो अभी आपको याद है यहाँ पे पीएफआरडी में पार्ट टाइम मेंबर किसको अपॉइंट किया गया? पंकज शर्मा साहब को अपॉइंट किया गया। तो ये चीजें याद करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीएफआरडी पार्ट टाइम मेंबर तो पंकज शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्वाइंट सेक्रेटरी है। और एडिशनल सेक्रेटरी कौन थी? एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन थी? वंदिता कौल। ये याद करना, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप सबके लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस के टच को देते हैं यहाँ एग्जाम में, और ये जरूरी भी है आपके एग्जाम में यार पढ़ के जाना, क्योंकि आप अगर आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में जाते हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, what is the name of the common platform that will be launched by the government for the delivery of schemes run by various ministries and departments? दोस्तों वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट के द्वारा चलने वाली जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी, इनकी डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उस कॉमन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? यानी कह सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सभी एक प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं। चाहे वो कोई सा भी स्कीम, अटल पेंशन हो, चाहे वो आपका जीवन ज्योति हो, सुरक्षा बीमा हो, एक एग्जांपल बता रहे हैं हम, तो वो कौन सी, यानी कौन सी स्कीम है? जन सुपुर्द, जन समर्थ, ई डिलीवरी, जन सेवा या जन सहयोगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपका है ऑप्शन बी, जन समर्थ स्कीम। कौन सा? यानी जन समर्थ पोर्टल, ऐसे याद रखना, प्लेटफॉर्म है जन समर्थ पोर्टल या प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके अंतर यानी कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने कितने स्कीम, ऐसे आती ना, कितने आप गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू स्टार्ट किया था, यानी कि इसमें सारे गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेंगे आपको। तो दोस्तों इन्होंने जब इनिशियली जब लाया था तो 15 गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ स्टार्ट किया था, यानी कि 15 गवर्नमेंट स्कीम्स थे जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया था जनसमर्थ पोर्टल पर और इसको स्टार्ट कराया था। तो आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट और वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, उस 15 गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ जन समर्थ पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर, ठीक है, अडानी, ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो हमने करंट अफेयर में कहीं ना कहीं कराया है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में अभी। हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड कमीशन इंडिया फर्स्ट विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इन जैसलमेर। द प्लांट हैज अ कैपेसिटी ऑफ, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा भाई, लाइव और लाइक का रेशियो मेंटेन रखिएगा, और लाइक कर लेते हो तो आपकी ये वीडियो लाइक्ड वीडियो में पड़ा रहेगा, ठीक है। और इससे आप जब भी आप क्लास देखना चाहते हो तो आपको क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके लाइक वीडियो में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और लाइक करके आप रख सकते हो अपने यहाँ पर स्टोर कर सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है, ताकि आप कभी भी करो तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 390 मेगावाट, 390 मेगावाट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विंड और सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में 390 मेगावाट का स्टार्ट किया किसने? तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ये, Which of the following has launched the Bima Ratna Insurance Plan in May 2022? And time start now. देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से इनमें से किसने बीमा रत्न लॉन्च किया है, बीमा रत्न इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है
इनमें से किसने? बजाज अलायंस, भारतीय एक्सा, LIC, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। फटाफट जवाब दीजिएगा। बीमा रत्न इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है इनमें से कौन? ठीक है, तो गाइस बीमा रत्न लॉन्च किया इनमें से LIC। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दोस्तों LIC कब आया था? ठीक है, तो आपको याद रखना, एक 1 सितंबर, ठीक है, 1956 में, 1 सितंबर 1956 में कौन आया था? LIC आया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार है, MR कुमार है। MR कुमार इज द चेयरमैन ऑफ किसके? LIC के। ये आपने इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया था, फिर इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बीमा रत्न इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है बीमा रत्न, इसको लॉन्च किया है LIC ने। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? LIC का मुंबई में, ये भी याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं गाइस, अगले पॉइंट को चलते हैं, और अगला पॉइंट आपका ये रहा। इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख होगा, एक्चुअली शेख, अनवर हुसैन शेख has been recently made chairman of which of the following committee of World Trade Organization? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इनमें से किस कमिटी में इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख को चेयरमैन अपॉइंट कराया गया है? टाइम स्टार्ट नाउ। अब बात आती है यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो क्वेश्चन मेरा यहां पर यह है कि अनवर हुसैन शेख को दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किस कमिटी में एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? यह आपको जवाब देना है। एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, तो दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया है क्या? और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। अच्छी बात तो है ना फैजान, आपको बस समझ में आना चाहिए कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद, जो आपको सबसे सूटेबल लगे। ठीक है, अनवर हुसैन शेख। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, एग्जैक्टली exactly, और इसका एक कमिटी था जिस कमिटी का नाम था कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, और उसी के इंडियन ऑफिसर थे जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया अनवर हुसैन शेख साहब को। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, Cabinet has given approval to sell of government remaining stake in Hindustan Zinc। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी हुआ करती थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके जो रिमेनिंग स्टैक थे, कितनी परसेंट रिमेनिंग स्टैक थे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच दिया पूरी तरीके से? एंड टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दीजिएगा ताबड़तोड़ तरीके से, इसको जवाब देना आप लोगों ने कि ठीक है। अच्छा, WTO के कौन थे हेड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नगोजी ओकोंजो अवियला, ऐसे आते हैं। नगोजी ओकोंजो यहाँ के डायरेक्टर जनरल थे, ये भी आते हैं WTO के, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा था, 1995 में आया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? हिंदुस्तान जिंक का कितना परसेंट इन्होंने बेच दिया? किसने? गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो फटाफट जवाब दीजिएगा। और गवर्नमेंट ने 2002 में इसको प्राइवेटाइज करवाया था, आपको पता होगा, और 2002 में, ठीक है, 2002 में इन्होंने बेच दिया था गवर्नमेंट ने किसको? वेदांता ग्रुप को। किसको बेच दिया था? वेदांता ग्रुप को। तो उसके कुछ रिमेनिंग स्टैक बचे थे गवर्नमेंट के, यानी 100% में से समथिंग कुछ परसेंट बचा हुआ था, तो उस रिमेनिंग स्टैक को गवर्नमेंट ने यानी कि अभी अभी किसको, यानी कि अभी बेच, यानी पूरी मंजूरी दे दी कि भाई इसको सेल करो, कोई इशू नहीं है, हटा दो, अब जो रिमेनिंग बचे हुए उसको भी हटा दो। तो गाइस आपको जवाब देना है यहाँ पर, वो रिमेनिंग स्टेक कितना परसेंट था? तो रिमेनिंग था 29.05%। कितना था? 29.05%। ये रिमेनिंग स्टेक भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बेच दिया। तो ये याद रखना आप लोगों ने, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बस एक बार हम भी शेयर कर दें। हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज और याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपको याद रखना है उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान जिंक, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं आप लोगों ने दोस्तों।
अगले क्वेश्चन को चलते हैं, रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को हमेशा आगे में काम आएगा। अभी जब हम आपको, अगर आप पेड बैच में रहोगे तो आपको हम बैंकिंग डिस्कस कराएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस इससे से रिलेट करके, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, और इसके सेक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 मेक इट्स मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू टेक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम आरबीआई टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी किसी भी एनबीएफसी को, मेरे बच्चे आपको ध्यान से सुनना है, किसी भी एनबीएफसी को अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है आरबीआई से, तो आरबीआई के किस एक्ट के थ्रू और किस सेक्शन के थ्रू वो आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेगा? क्योंकि कोई सा भी एनबीएफसी बिना आरबीआई के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के सर्विस नहीं कर सकती, चाहे वो डिपॉजिट हो चाहे वो नॉन डिपॉजिट हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि एनबीएफसी किस किस एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होता है, एनबीएफसी के बारे में बताओ, ठीक है। आपसे सबसे कॉमन इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। तो दोस्तों वहां वहां पर हमें 4 या 5 क्वेश्चन डिफरेंशिएट करना पड़ता है पॉइंट के तौर पर। तो आपको बता दें, इसका आंसर होगा आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45 आई ए, यानी कि सेक्शन 45 आई ए। ये आपको ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, यहाँ ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ई करेक्ट होगा। दूसरा चीज मेरे दोस्तों आपको याद रखना है एनबीएफसी के बारे में, एनबीएफसी का पूरा नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ओके। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें मेरे चैंपियन, तो ये कंपनीज एक्ट ऐसे आता, कंपनीज एक्ट 1956 या 2013, अभी 2013 बोलेंगे क्योंकि अमेंडमेंट हो गया है, ठीक है। 2013 के अंडर में ये रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं किस एक्ट के अंडर में? इस एक्ट के अंडर में, आरबीआई एक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कोई सा भी एनबीएफसी कासा में वर्क नहीं करती। व्हाट इज कासा? करंट एंड सेविंग अकाउंट में वर्क नहीं करती। कोई सा भी एनबीएफसी राफा में वर्क करती तो है, एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो राफा में वर्क करती है, तो बस उसका मिनिमम ड्यूरेशन 12 मंथ एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 60 मंथ, यानी कि मिनिमम 12 महीने के लिए करा सकती है, मैक्सिमम 60 महीने के लिए करा सकती है। कोई सा भी एनबीएफसी डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकती। अरे कैसे इशू करेगी भैया, जब वो करंट और सेविंग अकाउंट ही नहीं ओपन कराती। कोई सी भी एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती, एग्जैक्टली जी हाँ, बहरहाल थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कर सकते हैं। कोई सा भी एनबीएफसी, मेरी बात गौर से सुनते चलना, चेक में फंक्शन नहीं करता, चेक में फंक्शन नहीं करता, ठीक है। और एनबीएफसी दोस्तों आपको याद रखना है, लोन देते हैं बट इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हायर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है, यानी ज्यादा होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है एनबीएफसी के रिगार्डिंग। आई होप कि क्लियर होगा सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन। The value of banknote in circulation grew by how much percentage during 21-22 as per RBI annual report 21-22 and time start now। फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर यह है मेरा कि आरबीआई ने एक वार्षिक रिपोर्ट जारी किया, उसके अनुसार 21-22 के दौरान प्रचलन में जो बैंक नोट थे, इनके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि जो सर्कुलेशन था वो सर्कुलेशन बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। कोविड के टाइम पर ये डाउन था, क्यों डाउन था? अब कुछ सी बात है, कोविड में हम लोग पैसा लेने से भी कतराते थे, कहते थे भैया पेटीएम कर देते तो ज्यादा अच्छा था, हाथ में छुओगे तो कंटामिनेटेड नोट मिलता आपको, क्या पता उससे कोविड हो सकता था। तो लोगों का इस बात के लिए डर था। इनफैक्ट हम और आप में, हमारे और आप में भी 1% कहीं ना कहीं रहा होगा, लेकिन पैसा किसको बुरा लगता है, सब तो दबा के रख लेते थे, उसके ऊपर भी सैनिटाइजर मारते थे, भले से गीला हो जाए सुखाना पड़े, लेकिन मारते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज था, तो वो उस टाइम पे तो डाउन हो गया था, अभी इंक्रीज हुआ कितने परसेंट? तो गाइज आपको याद ना, 9.9% इंक्रीज हो गया है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ये आरबीआई का रिपोर्ट है, आरबीआई का डेटा है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको अपडेट करना, ठीक है। दोस्तों अभी आरबीआई ने एक सर्वे कराया था, और उस सर्वे में यह पता चला कि सबसे ज्यादा किस नोट की डिमांड है इंडिया में, यानी कि किस करेंसी की, किस नोट की डिमांड है इंडिया में। तो गाइस ये चीजें आपको याद रखना है यहां पर, ठीक है। एक मिनट माफ कीजिएगा। ओफो, कैमरा भी नहीं।
कहाँ तक थे, हाँ। तो ये आपका सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड किस करें क्वाइन के लिए होता है, तो 5 रुपीज के क्वाइन के लिए सबसे ज्यादा लोग डिमांड करें, यानी कि सबसे ज्यादा, सबसे कह सकते हो कि सबसे अच्छा, यानी कि अगर क्वाइन किस कोई अच्छा क्वाइन लेते हैं, मानते हैं ये जो लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो 5 रुपीज। और सबसे वर्स्ट क्वाइन के हिसाब से एक सर्वे के अकॉर्डिंग तो 1 रुपए का क्वाइन है सबसे वर्स्ट के तौर पर, ठीक है। और नोट में 100 रुपए का नोट सबसे अच्छा है, सबसे वर्स्ट है 2000 रुपए का नोट। एक सर्वे के अकॉर्डिंग है, लोग लेना नहीं पसंद करते 2000 रुपए का नोट, 1 रुपए के क्वाइंस, इसको 5 रुपए के क्वाइंस लेना पसंद करते हैं, 100 रुपए के नोट को लेना पसंद करते हैं लोगों में। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई। नेक्स्ट पॉइंट, what is the new minimum net worth requirement for non-bank भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट? दोस्तों भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट अगर हम बात करें, ठीक है, बीबीपीओयू, बीबीपीओयू की बात करें, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट की बात करें गाइस, तो आप लोग ऐसे याद रखना है कि इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो हम नॉन बैंक बीबीपीओयू है, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर में वर्क नहीं कर रहे हैं, नॉन बैंक है, अगर वो आए तो हमें बीबीपीओयू को प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा बीबीपीओयू यूनिट लगवाना है, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, जो बिल वगैरह पे और ये सारी चीजें, तो ऐसे ढेर सारे ऑपरेटिंग यूनिट लगवाने हैं, उसके लिए लोग आए हमारे पास लाइसेंस लेके जाए, इसलिए हमने अमाउंट को कम कर दिया है। पहले कितना रखा था इन्होंने, 100 करोड़ किया था, अभी आरबीआई ने अभी इन्होंने कितना कर दिया नेटवर्थ, तो बोला कि अभी हमारा नेटवर्थ है 25 करोड़ रुपए, यानी कि कोई पहले 100 करोड़ में हम लाइसेंस देते थे बीबीपीओयू को, अब हम कितने में लाइसेंस दे रहे हैं, 25 करोड़ में हम लाइसेंस देंगे बस। किसने बोला ये, आरबीआई में। नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, ये नॉन बैंक मतलब जो बैंक के नहीं होते, और आप बिजली का बिल पे करवाना चाहते हो, जैसे लाइक फ्री चार्ज है ना, उसमें बिल पे कर सकते हो सब कुछ, गैस का, बिजली का, सारा कुछ, ठीक है, और वो नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट है, मोबीक्विक है। तो ये ऐसे ही लोग आए और आरबीआई से 25 करोड़ का लाइसेंस लेके जाए, 25 करोड़ हो तो लाइसेंस ले लेंगे, और 100 करोड़ इसके पहले, ऐसे याद रखना 100 करोड़ पहले अलाउ करता था, अब इस अमाउंट को कम कर दिया, नेटवर्थ मिनिमम इनिशियल कैपिटल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखनी दोस्तों। और गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। और अगर आपको चाहिए, आपको रीजनिंग भी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स और जीए, जीए में आपको करंट अफेयर्स, साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस, ऐसे ही क्वेश्चन आपका, ये तो अभी एक पार्ट है, ये हमने आपको मई लास्ट मंथ का एक पार्ट कंप्लीट कराया, अभी इसके पूरे यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतने पूरे के पूरे एक पार्ट में, एक मंथ में 6 पार्ट हैं, तो आपकी इतनी सारी चीजें कवर होंगी यहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हो, यानी कि इसके बाहर कोई चांस ही नहीं आने का क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने यही किया था, सेम इस बार भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और स्टैटिक जीके के 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो हम आपको करंट अफेयर्स के साथ ही कवर करा देंगे, तो गाइज आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोड के साथ, Y307 कोड लगा के एनएचपी के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एनएचपी का जो बैच है वो 11 नवंबर से लाइव होने जा रहा है स्टोर पर, M2 स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, और आप इसे कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों हम आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको जाना है atta247.com पर, ठीक है, 24 atta247.com पर जाके आपको जाना है एनएचपी सेक्शन में, कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, आपको एनएचपी सेक्शन में जाना है, ऊपर वाली सबसे पहली लाइन में फोर्थ ऑप्शन है, एनएचपी सेक्शन में जाके आपको देखोगे, आप ये बैच होगा जर्नलिस्ट का, इस बैच में जाके इनरोल करा सकते हो आप, ठीक है। 7196 अमाउंट शो कर रहा है, बहरहाल इसके ऊपर आप कोड अप्लाई करते हो Y307 और इसको अप्लाई करते हो तो ये हो जाता है आपका 1655 का। अगर आपके पास अड्डा का एप्लीकेशन है उसके थ्रू जाओगे तो आपके क्वाइंस भी लेस हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 1500 समथिंग कुछ का। तो आप एक बार देख सकते हो, विजिट कर सकते हो यहाँ पे। और दोस्तों अगर आपको केवल केवल परचम चाहिए, यानी कि परचम जो मेरा करंट अफेयर का है जिसमें फाइनेंशियल, करंट और स्टैटिक सब चल रहे हैं, तो आपको जाना होगा आईबीपीएस पीओ में, केवल आईबीपीएस पीओ के नहीं, ये सारे एग्जाम्स के लिए है परचम, ठीक है। और आपको आना है परचम 2.0 पर, और इसको आपको क्या करना है, व्यू ऑफर्स पर जाना है, और व्यू ऑफर्स पर जाके आप इसको क्या कर सकते हो, इंटर कूपन कोड Y307 307 कोड अप्लाई करके, और ये हो जाएगा आपका 1011 का। अगर यही आपके पास अट्टा का एप्लीकेशन होगा तो वहां से क्वाइन लेस कर सकते हो। इसमें आपको
आर्टिकल प्लस एमसीक्यूज होगा, और एक महीने यानी कि 1 मंथ, 1 मंथ हम आपको 4 दिन में कवर कर रहे हैं। सारे आर्टिकल कवर होंगे, इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आर्टिकल कवर होगा, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी कराएंगे हम आपका वीकेंड में। ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो सके, कोई डाउट ना रह सके यहाँ से। आप चाहो तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। आप अगर हुआ तो यहाँ पर जाके आपको यहाँ पे देखो लिख रहा है ना, आपको परचम 2.0 सर्च करना। आप देखना आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा ये सेम ऐसे, परचम 2.0 सर्च करोगे दिख जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई सा भी पैच आप सर्च भी कर सकते हो अड्डा के स्टोर पर जाके। अगर आपको डाउट लग रहा है कि सर मिल नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर है एनएचबी, एनएचबी करोगे तो एनएचबी का तो आ गया आपका नेशनल हाउसिंग बैंक स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर लाइव क्लासेस, ये आ गया आपका बैच। तो सब कुछ आपको सर्च करने पे अवेलेबल हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।